जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? देखो, आप सब अपने घरों पर पढ़ रहे होंगे और मेरे समक्ष जो बैठे हैं वो भी पढ़ ही रहे होंगे और आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी। अब एग्जाम से पूर्व आकर मिलने का मतलब क्या होता, उद्देश्य क्या होता है, ध्येय क्या होता है? तो यहाँ मेरे आने के दो ध्येय हैं। पहला, आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके एक दो टेस्ट बाकी है, क्या अभी एक टेस्ट बाकी है, उस टेस्ट सीरीज में जिन जिन प्रश्नों पर पूरे राज्य भर से आपत्ति आई टेस्ट टीम को जो मिली, तो टेस्ट टीम ने वो प्रश्न मुझे दिए हैं कि गुरुजी आप इनकी व्याख्या कर दो। कुछ त्रुटियां बनाने में भी हुई है उनसे, टीम से, और कुछ की आपको समझने में त्रुटि हुई है। इसलिए कई बार हमारा खुद का उत्तर गलत होता है तो भी लगता है कि प्रश्न गलत बन गया, इसलिए मैं उसकी व्याख्या कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, ना कोई कंसेप्ट समझाने आया हूँ, केवल आपके टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न डाउटफुल थे उनका एनालिसिस कर दें। हाँ, उनका एनालिसिस करने के बहाने कोई नई चीज चली जाए, कोई नई व्याख्या हो जाए, प्रश्न को सोल्व करने का जो स्वभाव बन जाए कि किस तरीके से प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये 3-4 कक्षाएं जितनी भी होगी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, और आपके जो डाउट्स हैं टेस्ट सीरीज में, जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं वो तो मान लो पूछ ही सकते हैं, लेकिन जो राज्य भर में बच्चे बैठे हैं उनके मन में वो डाउट अंत तक, एग्जाम हॉल तक रहना नहीं चाहिए, पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि भले एक प्रश्न का डाउट क्लियर होता है लेकिन उस बहाने कंसेप्ट क्लियर होता है। सच्ची बात तो ये है, और खासतौर पर व्याकरण के प्रश्नों में है। भाई साहित्य के प्रश्न तो तथ्यात्मक होते हैं, व्याकरण के प्रश्न में रहा हुआ डाउट आपके कंसेप्ट पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ठीक है, तो उसको क्लियर कर देते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे ताकि अब परीक्षा करीब है तो समय का नाश ना हो। दूसरी बात जो हमेशा प्राय एग्जाम से पहले हम बताते हैं, जो हमारा दायित्व बनता है, वो ये है कि परीक्षा सन्निकट है। सन्निकट क्या है, ऐसे समझो आ ही चुकी है। पहला ध्यान तो अपने स्वास्थ्य का रखिएगा, क्योंकि मौसम बड़ा विपरीत चल रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी इतनी छोटी सी बात आप क्यों कह रहे हैं? छोटी नहीं, एग्जाम के करीब ये बात सबसे बड़ी होती है। इस समय बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य पूरी की पूरी साल भर की 2 साल की तैयारी को तहस नहस कर देता है। क्योंकि शरीर रुग्ण होता है तो मानसिक तौर पे भी रुग्णता आती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। दूसरी बड़ी छोटी छोटी बात जो मेरा कहने का दायित्व है, एग्जाम हॉल पर समय से पहुंच जाना, 1 घंटे 2 घंटे पहले। क्योंकि एग्जाम जब होने वाली हो और उस समय किसी कारणवश आप थोड़ा सा विलंब का जो भय होता है ना, वो आपके स्थिर मन को अस्थिर कर देता है। वो जो घबराहट पैदा हो जाती है कि क्या पता लेट ना हो जाऊं, ट्रैफिक जैम लग गया, है ना भाई, अपने जाम की स्थितियां बहुत रहती है। ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई, बारिश भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी आपकी जो पहले की प्लानिंग वो पूरी बिगड़ सकती है बारिश के कारण। तो ये सुनिश्चित करें कि एग्जाम सेंटर तक यदि दूसरे शहर में है तो पहले दिन पहुंचे, अन्यथा आपका उद्देश्य होना चाहिए 3-4 घंटे का मार्जिन लेकर के चले। ठीक है, क्योंकि वो अंत समय की घबराहट जो है ना, वो आपके मस्तिष्क को अस्थिर कर देती है। मैं चाहता हूं परीक्षा देने हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। तीसरी बात जो मैं प्राय कहा करता हूं, मन में एग्जाम से लेकर के कोई घबराहट रखनी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ग्रेड 2 की परीक्षा देने जा रहे हैं, ग्रेड 2 की परीक्षा देने का मतलब क्या हुआ? 15 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की बीएड, 17 साल आप किसी न किसी कक्षा की बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद 1.5 साल कोचिंग वोचिंग की है। 17-18 वर्ष जिस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता प्राप्त करने में लग गए, और जब उसमें बैठने का अवसर मिले तो हम मायूसी से क्यों बैठे, आनंद के भाव से बैठे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं परीक्षा तो उत्सव है, भय कैसा। हालांकि जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर रहे होंगे उसके 1-2 घंटे पहले भी मैं आपको सुबह सुबह एक संदेश भेज दूंगा। ठीक है, एक कम्युनिकेशन बना रहे। संदेश कैसा कि आप थोड़ी ऊर्जावान रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न चित्त रहो, ऐसा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी फर्स्ट ग्रेड वाले दिन भी सुबह सुबह मैंने 4 बजे एक वॉइस, वो लिख करके नहीं भेजता मैं वॉइस। ठीक है, क्योंकि उस वॉइस के साथ आपका 1-2 साल का तादात्म्य स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे लगे हाँ भाई, हाँ यहाँ भी है कुचरनी करने के लिए, छोड़ा नहीं है पीछा है ना। दूसरी बात,
कंटेंट को लेकर के एक मन में घबराहट आती है। तो देखो, आप जिस कंटेंट को पढ़े हो, जो टेस्ट सीरीज में आप शामिल हुए हो, उसके मार्फत बहुत सारे विद्यार्थी चयन लगे हैं, है ना। ऐसे फोटो देखते देखते थक जाऊं, इतनों का चयन हुआ है। 2 दिन पहले ही तो आया है रिजल्ट, 3 दिन हो गए होंगे, है ना, 3-4 दिन हो गए। थोड़े दिन पहले फर्स्ट ग्रेड का भी आया था। भगवान की कृपा से तुलनात्मक तौर पे देखें तो एक तरफा सा खेल हुआ है राज्य में, ठीक है। तो अब इन्हीं कक्षा की बेंचेज पे, इन्हीं आंखों के सामने बैठ करके पढ़े बच्चे, और ये जो घबराहट आपके चेहरों पे दिखती है, हल्की सी, हल्का सा जो भय दिखता है, हल्की सी जो मन में अनिश्चितता दिखती है, वो हमें उनके चेहरों पर भी दिखी है। समझ रहे हैं आप? जो प्रसन्नता, कल मैं उनको ज्वाइनिंग करते, कल फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, तस्वीरें भेज रहे थे, जाने से पहले आशीर्वाद ले रहे थे, तो वो जो प्रसन्नता उनके चेहरों पे मैं कल देख रहा था, वो घबराहट मैंने उनके चेहरों पे जैसे ही मैंने परीक्षा से पहले बुलाया, जैसे आज आपको बुलाया है, वैसे उनके चेहरों पर भी उस समय मैंने देखी है। इसलिए आप ये मत समझिए कि जो लगे हैं वो कोई बहुत विशेष होते हैं। परिणाम के बाद हम उन्हें विशेष मानते हैं, क्योंकि परिणाम अनुकूल आ गया। कोई 1 अंक से रह जाए, 2 अंक से रह जाए, 5 अंक से रह जाए, मैं उसको फेल नहीं मानता हूं। परिस्थितियां होती कई बार, भाग्य का भी अपना खेल होता है, और मैं ये मानता हूं कि आपने अपना 100% दिया है, मेहनत पूरी की है, ठीक है। और जब हमने 100% दिया है, तो हमारे भीतर ये संतुष्टि होनी चाहिए कि परमात्मा देख रहा है, मैंने ईमानदारी से मेरा काम कर लिया, अब वो जाने। अब उसको जो प्रसाद देना है, प्रसाद मानी कृपा, उसको जो प्रसाद देना वो कब देगा, वो उसको तय करने दो। आप किस घर में पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस कुल में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, किस राज्य में पैदा हुए, ईश्वर ने तय किया। तो आपके जीवन का निर्वहन का माध्यम क्या बनेगा, आपके उदर पोषण का माध्यम कौन बनेगा, ये भी परमात्मा को तय करने दो। आपके मन में ये जो घबराहट आती है ना, ये प्रश्न पत्र के भय से नहीं आती, परिणाम प्रतिकूल न आ जाए इस भय से आप अस्थिर होते हो। परिणाम की अपेक्षा के कारण क्या होते हो, आप अस्थिर होते हो। और ध्यान रखो, गीता जी में एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म फल त्यागस त्यागा शांतिर अनंतरम। कर्म के फल की इच्छा का त्याग करते ही तत्क्षण परम शांति प्राप्त हो जाती है, परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो अस्थिरता होती है ना, ये परिणाम के भय के कारण होती है कि परिणाम कैसा आएगा। परिणाम आपके हाथ में ही नहीं, आपके हाथ में कर्म की स्वतंत्रता है। तो आप जिस ढंग से पढ़े हो, जो आपको कंटेंट मिला है, वो पर्याप्त बेहतरीन से बेहतरीन कार्य हुआ है। क्योंकि कोई कार्य बेहतरीन कैसे हुआ, कैसे मापोगे, परिणाम से। तो परिणाम तो बहुत बेहतरीन गया है महाराज। फर्स्ट ग्रेड में कितनी सीटें थी, 340-50 सीटें थी, उसमें 40-50 तो अपने ही है। तब इससे बेहतरीन क्या होता है बताओ। सेकंड ग्रेड के अंदर तो परसों से आप टेलीग्राम में देखते जाओ फोटो, और अभी तो और आ जाएंगे मुझे लगता है, समझ रहे। और सारे लोग सूचना देवे, और एक और हम तो वो फॉर्म डालते हैं कि भाई जो लगे हैं हमसे पढ़े वो हमें बता दें, इतना ही तो है। जरूरी थोड़ी सारी सूचनाएं आती, उसके बावजूद भी खेल बढ़िया हुआ है, इसका मतलब कार्य ईमानदारी से हो रहा है। और इस भ्रम में रहना ही मत कि पेपर जटिल आ रहे, ना, पेपर के में प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल रहा है, कंटेंट वही है। चलो इस पे भी मैं नहीं कहूंगा, आपको भरोसा दिलाने के लिए बोलूं, थोड़े दिन पहले फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई है, कितने एक दिन हुए हैं, थोड़े दिन पहले ही हुई है ना। साहित्य का, इतिहास का अपना प्रश्न देखे होंगे, है एक परिभाषा अलग थी, ठीक है, एक परिभाषा आउट ऑफ आपके रजिस्टर थी, और परिभाषाओं के पीछे आप भाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतने विद्वान हैं, उनकी पुस्तक में से कोई 2 पंक्ति आ जाए और उसको भी आप कॉमन सेंस से ठीक कर सकते थे। बाकी काव्य शास्त्र, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उदाहरण था जो आपके रजिस्टर में न था। व्याकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शक्ति, जिसको पूरी दुनिया सिर पे ऊंच के घूमती है, उदाहरण तक आपकी रीच में थे। उसके बाद बहुत सारे आपके टेस्ट भाई प्रमाण क्या होता है, जो प्रत्यक्ष में हो। तो प्रत्यक्ष में परिणाम भी है, और प्रत्यक्ष में अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लगा हुआ पेपर भी है। तो बताइए जरा, इसलिए ये समझो, मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, आपने जो नहीं पढ़ा वो किसी ने नहीं पढ़ा,
इस भरोसे के साथ आप एग्जाम देने जाओ, क्योंकि मैं तो अब संतुष्ट हूं महाराज। लगातार ऐसे आनंद आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज है, गुरुजी आनंद हो गया, लग गए हैं। और मैंने कुछ तो संदेश आपके साथ साझा भी किए पहली बार वालों के। वो मैंने उद्देश्य, मैं सारे तो संदेश साझा ही नहीं, आपके पास तो केवल परिणाम की सूचना दी है हमने, केवल उनको साझा किए कि कई बच्चों के मन में भय होता है ना कि पहली बार थोड़ी लग सकते हैं, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट भेजे आपको कि पहली बार ही लगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, और लगना कब है ये ईश्वर को तय करने दो। मैंने आज तक आपको नौकरी पे कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि आपका परिणाम कैसे आए, आपका आना ही चाहिए ना। मैंने हमेशा ये कही कि कर्म में 100% ईमानदारी हो, बाकी किस पर छोड़ो, ईश्वर पर छोड़ो। ठीक है, हम परीक्षा के बाद भी आपके साथ है, परीक्षा के पहले भी आपके साथ है। जीवन भर किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, शैक्षणिक विषयों से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो हम उपस्थित हैं। आप अधिकार पूर्वक, हक पूर्वक, ठीक है। और अब मैं फटाफट जो है, ये संवाद आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आपके बैच के थे वो घर भी जा चुके हैं, परीक्षाएं वो वहां से देंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हैं उनसे भी एक सामूहिक संवाद हो जाए, टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए भी एक संदेश चला जाए, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें अपन फटाफट उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर देते हैं जिन पे डाउट्स दिए हैं टीम ने। गुरुजी आप इनकी व्याख्या करो तो मैं कह देता हूं, है प्रश्न आपके सामने है, देखते जाओ। एक सेकेंड, माइनर टेस्ट फर्स्ट का प्रश्न है। हाँ, किस विकल्प में, इधर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इधर देखिए, किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ किसमें नहीं हुआ, सॉल्व करो। ये माइनर टेस्ट फर्स्ट का 8वां प्रश्न है, कोई है ना, प्रश्न संख्या उन्होंने लगा रखी है, छोड़िए, आपको तो प्रश्न सोल्व करने हैं ना इस बहाने। उद्देश्य के अंदर द्वित्व है भाई, समान व्यंजन की पुनरावृत्ति को द्वित्व कहते हैं, ठीक है। और कुत्ता में तय का द्वित्व है, दिग्गज में गय का द्वित्व है, उज्ज्वल में जय का द्वित्व है, तो केवल संबंध में नहीं है, तो कोई विकल्प बन नहीं रहा। इसलिए इस प्रश्न को टेस्ट सीरीज के हिसाब से तो मैं डिलीट कर देता हूं, अब कर भी दिया होगा उन्होंने उस समय, ठीक है। अन्यथा इसका उत्तर केवल क्या होगा, संबंध, ठीक है। व्याख्या करना इसलिए जरूरी है, मान लो वहां कोई उत्तर दिया गया होगा आंसर की के अंदर, और वो उत्तर गया, फिर वो बच्चा सोचता रहे कि इसमें द्वित्व कैसा है, इसमें कैसे माना है उन्होंने, सर ने कैसे माना, जबकि सर तो अब देख रहे हैं इस प्रश्न को, अभी हल करवा रहे हैं आपको, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तथा विसर्ग काकल्य ध्वनि, सही बात। अरे अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है, लेकिन है को भी काकल माना गया, विसर्ग को भी काकल। री मूल स्वर है? अरे बोलो तो, एक ऐसा स्वर है दीर्घ स्वर, मुझे बताओ आ वृत्ताकार है क्या? वृत्ताकार तो 4 ही है, कौन कौन, उ ओ औ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? फटाफट देखो, सबका ध्यान प्रश्न पे रहे। बोलो, है जी भाई, ऋतु रसानाम मूर्धा, इन सब का मूर्धा होता है, और ऋतु लशानाम दंता, तो इसका दंत होता है, तो है। अगला प्रश्न, सुसंगत कथन का चयन कीजिए, एक एक कथन को पढ़ते जाओ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहता है उन्हें विवृत कहते हैं, सही बात है क्या, गलत बात है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख खुलता है ना सबसे ज्यादा, विवृत तो उनको कहते हैं, ठीक है। देखो इस बहाने टॉपिक तो रिवाइज हो रहा है 4 तथ्य आगे। नाद के आधार पर व्यंजन अल्प प्राण महाप्राण होते हैं, गलत बात। नाद के आधार पर थोड़ी होते हैं अल्प प्राण, ये तो किसके आधार पर होते हैं, प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर, प्राण के। नाद के आधार पर तो सहघोष और अघोष होते हैं, 2 महाप्राण। और एक इसमें आपको कंफ्यूजन आने का कारण भी मैं बता दूंगा, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उनके संयोग में पूर्व अल्प प्राण प्राय रहता है, ये सही बात है ना। अब बच्चों के कंफ्यूजन जो हुआ होगा वो इस चौथे विकल्प के कारण हुआ होगा, है ना, कि हिंदी में आई और औ का उच्चारण स्थान संस्कृत के समान ही होता है। नहीं, थोड़ी सी अपने यहाँ भिन्नता होती, अपन इसको अय अब ऐसे बोलते हैं, वहां आई बोला जाता है, यहाँ अपने हिंदी में आई बोलते हैं इसको, है ना। तो उच्चारण में हल्की सी भिन्नता है, और कामता प्रसाद जी ने इसको स्पष्ट लिखा है। तो अब देखो, इस व्याख्या के बहाने एक नया तथ्य आ गया ना आपके पास,
ठीक है, इसका उत्तर क्या माना जाएगा? 3, क्योंकि ये कथन भी गलत है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में इन दोनों का उच्चारण समान नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? सभी, एक तो आजकल प्रश्नों में सभी जोड़कर जो पूछते हैं इसका ध्यान रखा करो, है ना। तो सभी पूछा है तो मतलब एक भी आपको परा के अलावा मिल जाए तो उसको हटा दो, है। तो पराश्रित, पर प्लस आश्रित, पर प्लस अधीन, पर प्लस आत, तो तीनों के अंदर पर का प्रयोग हुआ एक एक में, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं। इधर देखो, पराध्वनि, परामर्श और परास्त, तीनों के अंदर क्या है? परा है। इनमें एक एक पर का मिल गया, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है? सभी शब्द। आगे देखो, किस विकल्प में प्र उपसर्ग नहीं है? बोलो बोलो, प्रौद्योगिक क्या होगा? प्रधन औद्योगिक, प्रधन औद्योगिक। प्रतीक्षा में क्या है? प्रति, और प्रतीति में भी क्या है? प्रति। तो 3 और 5, 3 और 5। उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? बताओ, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? देखो, अपराधी में क्या है? अप, अपोह में अपधन उ है, अपधन इच्छा, अपधन आकृति। मतलब यहां मतलब क्या है कि 4-4 विकल्प दिए हुए हैं, और ऐसे कौन सा विकल्प है जिनमें चारों में समान उपसर्ग नहीं है? तो यहां देखो, निस्वार्थ निश है, और निस्तब्ध में केवल नी है। भाई निस्तब्ध में तो केवल क्या है? नी है। तो गड़बड़ हो गया ना खेल, क्योंकि यहां भी निश है और यहां भी निश है। इधर सौभाग्य में क्या है? बोलो, सु, और सुसुप्त में भी क्या है? सु, सुक्ति में भी क्या है? सुसूधन उक्ति, स्वल्प में भी क्या है? सु, निष्णात निश, और निशांत में क्या है? नी, और इधर क्या है? निश, और निष्ठा में नि। तो मतलब यहाँ 2 नंबर हो गए, 4 नंबर। ठीक है, ये बनाने वालों से भूल हुई। इसके कितने उत्तर होंगे? 2। बाकी प्रश्न प्यारा है, क्योंकि इसमें भी दिखने में निश दिख रहा है, लेकिन निस्तब्ध में निश नहीं है। तो अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन करने के लिए, है ना। तो इसका उत्तर 2 नंबर और 4 नंबर। 64 नंबर प्रश्न, शब्दकोश। क्या पढ़ो, मुझे यहाँ पास से दिखता कम है, मैं इधर पढ़ देता हूं। और शब्दकोश की दृष्टि से असत्य कथन है। बोलो, पूर्ण अक्षर से पहले अनुस्वार आएगा। अरे इस वर्णानुक्रम के टॉपिक में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका क्या है? आपको पहले लाइन में पहले 4 अक्षर यही लिखवाए हुए हैं, तो देख लो, पूर्ण अक्षर से पहले अनुस्वार आएगा। लो जी, पूर्ण अक्षर से पहले क्या आएगा? ठीक बात। संयुक्ताक्षरों का वर्णक्रम उनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता, सही बात। अरे भाई, कै के बाद कौन आता है? क्षय, क्योंकि क्षय के घटक कौन है? कै, और मूर्धन्य क्षय, तो पहले कौन आया है? कै, तो कै के बाद आएगा क्षय का है। और त्रय, तय के बाद, जय, जय के बाद, श्रेय, तालव्य क्षय के बाद, धय, दय के बाद। तो उनका संयुक्त व्यंजन जो है, उनका क्रम कहां से तय हो रहा है? उनके घटकों से, सही बात। अनुनासिक वर्ण अनुस्वार के बाद आएंगे, सही बात। अरे चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक अनुस्वार के बाद है। और आधे अक्षर पूर्ण अक्षर से पहले आएंगे, गलत बात। आधे अक्षर पूर्ण अक्षर के बाद। अरे भाई, एक तो ये है कै, है ना, और एक तो मान लो ये है कर्म है, और एक क्या है? क्या। तो ये पूर्ण है, क्योंकि कै के बाद कौन है? ए। पूर्ण वही होगा जिसमें स्वर होगा, पूर्ण वही होगा जिसमें तो स्वर पहले आएंगे, और जो आधा होगा उसके बाद कोई ना कोई व्यंजन होगा, तो वो बाद में आएगा। तो आधे अक्षर पूर्ण अक्षर से पहले नहीं, बाद है। लो, इस बहाने वर्णानुक्रम का टॉपिक हो गया। केवल इतनी सी बात पता है ना, इतनी सी बात, पूरा वर्णानुक्रम जिसको शब्दकोश का क्रम कहते हो, आप ठीक कर सकते हो। अगला प्रश्न, दीपक दिया तेल भर बाती दई अगट, कभी पूरा किया बिशाहुना बहुरी न आओ हट। याद होगा आपको, ये कबीरदास जी को पढ़ाते समय कहा था, पूरा किया बिशाहुना बहुरी न आओ हट। इस बाजार में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने अपना कर्मों का खरीद बेचान कंप्लीट कर ले। मैंने एक तरीके से समझाया था, जब तक नो ड्यूज नहीं मिलेगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक पुण्य है तो आपको उनका फल भुगतना पड़ेगा, अच्छा, और पाप है तो उनका भी फल भुगतना पड़ेगा। मैंने 1-2 बात कही थी, आपको याद हो तो। पुण्य के लिए कहा था बैंक अकाउंट का बैलेंस, और पाप के लिए कहा था लोन की किस्तें।
जब तक दोनों जीरो नहीं होगी तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। तो कबीर क्या कहते हैं, मैंने अपने कर्मों का क्रय विक्रय खरीद फरोख्त क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। ओके, आगे देखो, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? बेग का बेगम सही है, अरे थे बोलो तो, ऐसे ठंड मत पकड़ो। गुरु का गरिमा सही है, कृष्ण का कृष्णा सही है, नेता का नेती नेत्री। अब नेती देसी भाषा में तो ठीक लगता है कि बड़ी नेती बन गई आजकल, है ऐसे कहते हैं ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से, हाँ ये प्रश्न आपका बड़ा गड़बड़ हुआ होगा पक्का ही। निम्नलिखित संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में ली जाती है। नित्य स्त्रीलिंग में, भाई इन्होंने क्या कहा, प्रश्न की भाषा को समझो। ये जो नीचे विकल्प दिए जा रहे हैं हमेशा स्त्रीलिंग में काम में लिए जाते हैं, सही बात, लेकिन इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसमें एक संज्ञा ऐसी है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में मिलती है। ध्यान से देखो, अब हथनी शब्द तो स्त्रीलिंग में आता है लेकिन इसका पुल्लिंग अलग होता है, बन सकता है ना इसका पुल्लिंग, ठीक है। और योगिनी का भी क्या बन सकता है, योगी। तो यहां उत्तर 3 नंबर और 4 नंबर 2 होंगे। बाकी कोयल, मकड़ी, मक्खी, चील, मित्रता, बनावट, जलन, लिखावट, ये सारे स्त्रीलिंगवाची शब्द है तो हथनी और योगिनी भी स्त्रीलिंग, लेकिन ये हाथी से बना रही है, योगी से। प्रश्न क्या था, किस विकल्प में, किस संवर्ग में वह संज्ञा है जिसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप मिलते हैं? तो इसकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप मिलते हैं। चींटी की तो चींटी, ठीक है। लिखावट का लिखावटी बोलोगे, लिखावट का क्या पुल्लिंग बोलोगे बताइए आप जरा, नहीं ना। आगे देखो, गैंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा बोलो, है इसमें क्या हुआ है? इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई इसका गैंडाइन कर दें, गैंडी कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, मादा गैंडा। आपको जो मैंने बुकलेट दी है उसमें लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। एक वचन बहुवचन की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है, बोलो बोलो। अरे शिक्षक गणों थोड़ी होगा, गण शब्द खुद बहुवचनवाची है। शिक्षक गण, गण जोड़ दो, लोग जोड़ दो, वृंद जोड़ दो, हैं वर्ग जोड़ दो, ऐसे शब्द जोड़ते तो हमेशा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। विद्यार्थी का विद्यार्थियों, कुर्सी का कुर्सियां, अंतिम मात्रा जिसकी बड़ी होती बहुवचन बनाते उसकी छोटी हो जाती है ना। और नेता का नेता लोग। आचार्य शुक्ल ने, बोलो ये तो फैक्ट है, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? बोलो तो 3 नंबर 1868 से 1893। अब दिक्कत कहां आती है, शुक्ल को आपने याद किया विक्रम संवत में, पूछ लिया ईस्वी सन में, है ना। प्रसाद गुण का उदाहरण कौन सा बोलो। अब ये हलाहल मद भरे बोलो, ये मैंने आज तक आपकी कक्षा में 500 बार से ज्यादा बार बोला होगा। रसलीन का लिखा हुआ है, नायिका की आंखों की वर्णन करते कि तेरी आंखें जहर से भरी, अमृत से भरी, शराब से भरी है। झुक एक बार झुके उठे तो अगला या तो जी जाए या मर जाए, बताओ। नील सरोरु है श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। हे क्षीर सागर में सहने वाले, तुलसी बाबा ने लिखा है ना। और फटा हुआ नील वसन क्या, ओ यौवन की मतवाली। अब यौवन मतवाली रह आ जाए ना तो सीधा माधुरी में ले जाया करते तो, ठीक है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल। तो प्रसाद का उदाहरण तो यही है। प्रसाद किसे कहते हैं, पढ़ते पढ़ते अर्थ आ जाए, है ना, पढ़ते पढ़ते सीधा का सीधा अर्थ आ जाए, ठीक है भाई। इसको पढ़ते आचार्य मम्मट ने 3 शब्द काम में लिए थे, याद हो तो आपको। स्वच्छ जलवत, सहसेव और शुष्किंधना अग्निवत। सूखी लकड़ी में जैसे ईंधन व्याप्त होता हो वैसे, है ना। जल के अक्षर अर्थ जहां सो, मैं जहां पढ़ते पढ़ते जाओ और अक्षरों से अर्थ तुरंत व्यक्त हो जाए, वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद। कौन सा होता है, प्रसाद। हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो, ऐसे दमदार तरीके से पढ़ो। छीनता हो स्वत्व कोई और, त्याग तप से तू काम ले, यह पाप है पूज्य है, विच्छिन्न कर देना उसे मेरी तरफ बढ़ रहा जो। तो पढ़ने से पता चल गया होगा कौन सा है जी, ओज। कौन सा है, ओज, ठीक है जी। ये माइनर फर्स्ट के डाउटफुल क्वेश्चंस आए थे, अब माइनर सेकंड में जा रहा हूं मैं। आगे देखो, विभूति का अनेकार्थक शब्द समूह नहीं है।
विभूति का अनेकार्थक शब्द समूह है नहीं है, बोलो है। ऐश्वर्य और पुरुष तो होगा, राख दिव्य शक्ति विभूति होती है ना। अब कई लोगों ने सोचा होगा विभूति बभूति को संस्कृत में काम में लेते हैं शब्द, और बहुतायात और महिमा में विशिष्ट और अजीब इसका शब्द समूह है नहीं है। 3 नंबर, सबके सब चले गए रह गए केवल आप, वाक्य में कौन सा कारक है? अलग होने का भाव है ना, इसलिए इसमें कौन सा माना जाएगा? अपादान। कौन सा माना जाएगा? अपादान। बस पेड़ से टकराकर दूर चली गई। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा पक्का, बोलो क्या होगा? अब आप इसमें भूलवश अपादान कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, पेड़ बस एक ध्यान से समझना, पहले बस पेड़ से टकराई है, तो टकराने का साधन कौन है? पेड़। टकराने का साधन क्या है? पेड़ है। दूर बस का दूर जाना तो बाद में हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसको यूं समझाऊं, आपको यूं समझाऊं, बस लड़के से टकराई, अब बोलो लड़के में क्या करोगे? करण कारक है। इस लाइन को एक बार मत पढ़ो, कंफ्यूजन करने के लिए लिखी है ये तो। बस पेड़ से टकराई, बोलो क्या होगा? करण कारक। क्या होगा? उसने पेन से लिखा है, क्या लिखा? पत्र लिखा, तो करण कारक हो गया ना पेन में है। रमा ने चाकू से सब्जी काटी, बोलो क्या हो गया? करण कारक। बस पेड़ से टकराई, कौन सा कारक? अब वो बाद में दूर गई है, अब वो जिस स्थान से दूर गई वो उसमें हो अपादान। यहां तो टकराने का साधन कौन है? बोलो बोलो, पेड़। इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक। आगे देखो क्या प्रश्न है। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, तब वहां कौन सा काल होता है? भाषा समझते ही उत्तर आ जाएगा। यहां क्या लिखा? जब यह बोध नहीं होता कि अभी समाप्त हुई है पहले। भाई जब यह बोध हो जाए अभी समाप्त हुई है तब तो आसन्न हो गया, और पहले समाप्त हुई है तब वो पूर्ण भूतकाल हो गया। यहां क्या होगा? सामान्य भूतकाल। अरे भाई मैंने कहा लड़का गया, सामान्य भूतकाल। पता चल रहा है क्या कब लड़का गया है? पता चल रहा अभी, लड़का गया था पहले। तो यहां क्या लिखा? थोड़ी देर पहले समाप्ति हुई है या अभी समाप्त हुई, इसका पता नहीं चले। तो किसमें नहीं पता चलता? सामान्य भूतकाल में। आगे देखो, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, बोलो। वह एक कहानी लिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान है। लड़का खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, सामान्य भूतकाल। और 3 और 3 हमेशा 6 होते हैं, सामान्य वर्तमान। अगर इसमें तो सोचना ही नहीं था, ता है, ती है, ते है, ता हूं, है ना। आगे देखो, शब्द शक्ति से संबंधित संगत कथन है। संगत कथन सही कौन सी बात है, बोलो। पहला कथन पढ़ो, एक एक कथन पढ़ते जाओ। लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बोलो सही बात है? सही बात है भाई। लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण करते। रूढ़ मानी क्या होता है? लक्षण ही होता है, ठीक है। और अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ को व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, सही बात है क्या? बोलो सही बात है क्या गलत बात? अरे भाई वाच्यार्थ को व्यंग्यार्थ थोड़ी कहते हैं। 3 अर्थ होते हैं हमारे पास, एक तो वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ और एक व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ को व्यंग्यार्थ थोड़ी कहते हैं। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला पढ़ो, जब शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए वहां अर्थ ही व्यंजना होते, सही बात है। अरे शब्द बदलने से व्यंग्यार्थ जहां नष्ट हो जाए है, शब्द बदलने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए, वहां शाब्दी तो हो ही नहीं सकती ना। शाब्दी तो वहां होती है जहां शब्द में सौंदर्य होता है। यहां पढ़ने में व्यक्ति भूल कर देगा। अरे भाई 2 व्यंजना है, एक तो शाब्दी और एक अर्थी। शाब्दी में सौंदर्य किस पर होता है?
शब्द में, और आर्थी में किसमें होता है? अर्थ में। तो जहां अर्थ में सौंदर्य है वहां पर्यायवाची रख दोगे तो भी सौंदर्य नष्ट नहीं होगा, और जहां शब्द में सौंदर्य वहां पर्यायवाची रखते ही सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अब पंक्ति पढ़ो क्या है, जब शब्द बदलने से उल्टे तरीके से पूछा है, जब शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए वहां आरती हो जाती है। मतलब है कि जहां शब्द बदलने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है वहां क्या होगी? आरती होगी। सही बात हो गई भाई। हमने यहां देखा ना, आरती के अंदर भले पर्यायवाची रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। गोणी लक्षणा एवं शुद्धा लक्षणा दोनों प्रयोजनवती लक्षणा के क्या है? भेद है। सही बात है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। 1, 3, 4 तीनों कथन क्या है? सही है। इस कथन को पढ़ने में लोगों को कंफ्यूजन हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ परिभाषा एक ही दी, इनडायरेक्टली बात कही है, डायरेक्टली बात नहीं कही गई। आगे देखो 55 नंबर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बोलो यहां शुद्धा होगी गोणी होगी? बोलो, आपको मैंने बताया था गोणी में तो केवल गुण समान होते हैं, जहां सादृश्य संबंध हो, बताया है, जहां सादृश्य संबंध हो वहां तो क्या होगी? गोणी। बाकी हर जगह क्या होगी? शुद्धा। तो यहां आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यहां तो सामीप्य संबंध है। कौन सा संबंध है? सामीप्य है, सादृश्य तो नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शुद्धा। क्या होगा उत्तर इसका? शुद्धा। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र के बारे में गलत कथन का चयन करें। बोलो, एक एक कथन पढ़ो। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। बोलो हाँ कि ना? सही, थोड़ा ढंग से बोलो। सही है। दूसरा, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा। सही बात है। ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया। सही बात है। अरे प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृताभाष शब्द दिया ना इन्होंने। चौथी बात, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक दर्शन की भूमिका तैयार की। सही बात है क्या? नहीं है। परंपरा की निरंतरता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खोजी थी। आचार्य शुक्ल ने तो क्या कहा था? विधेयवादी प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? दूसरी चीज, उन्होंने युगीन परिस्थिति और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर पूरा का पूरा अवलोकन किया था। है भाई, द्विवेदी ने परंपरा की निरंतरता देखी। द्विवेदी ने कहा था भक्ति काल एकदम से पैदा नहीं हुआ, परंपरागत तरीके से आरंभिक कालखंड से चला आ रहा है। ठीक है, बीज बहुत पहले बिखेरे जा चुके हैं। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद ने कहा था। शुक्ल का ऑब्जर्वेशन परंपरा की निरंतरता से थोड़ी है। उन्होंने तो कहा किस समय कौन सी परंपरा ज्यादा रही। उनका तो नामकरण का बेस ही क्या है? किस समय कौन सी परंपरा अधिक रही, प्रवृत्ति जिसको हम बोले। भाई उन्होंने तो कहा तो वीर गाथा काल नाम रख रहा हूं क्योंकि समय वीरता की प्रवृत्ति हावी रही। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसका चौथा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, यही बात द्विवेदी जी के लिए लिखी जाती तो ये सही मानी जाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्न में से रास साहित्य की विशेषता नहीं है। बोलो, पढ़ो, पहला कथन पढ़ो। इस साहित्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया। सही बात है क्या? अरे बोलो तो, है कौन से धर्म का? बोलो, रास में तो जैन है, बौद्ध थोड़ी है। लो जी, उत्तर मिल गया। यही ज्यादा घूमो ही का है, कन्फर्म उत्तर मिल गया। बौद्ध का थोड़ी है रास में। ठीक है, आगे देख लो। आचार शैली में लिखी गई रचनाओं में उपदेशात्मकता है। इस साहित्य की रचनाओं के अंत में आचार चरित रास फागु शब्द है लिखवाया है। पहली लाइन यही लिखी हुई है। ठीक है, इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। ठीक है, याद है मैंने यहाँ एक व्याख्या और की थी कि जो रासो साहित्य है और जो रास साहित्य है जैनों का, ये अपना जो है जिसको चारण साहित्य बोल दो आप भले, इनमें जो मूल ग्रंथ हैं उनका एज इट इज रूप सुरक्षित क्यों नहीं रह पाया। इस पे मैंने एक एनालिसिस किया था, आपको याद हो तो। क्या कहा था कि रास धार्मिक साहित्य है और धार्मिक मामले में हम उच्चारण की शुद्धता और शब्द की शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं।
कि मंत्र गलत न हो जाए, श्लोक गलत न हो जाए, इसलिए इनकी तो प्रतिलिपियां तैयार की गई ना, उन प्रतिलिपियों में शुद्ध रूप को कॉपी किया गया। और ये तो राजाओं की जीवन से जुड़ा हुआ वर्णन था, समय के साथ बढ़ता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, लेकिन इसके साथ श्रद्धा और धर्म का विषय जुड़ा रहा था। इसलिए राष्ट्र साहित्य के ग्रंथों के अंदर वो सुरक्षित भी रहे और उनके स्वरूप में बदलाव भी नहीं आया। लेकिन राष्ट्र साहित्य के ग्रंथों में क्या आ गया, स्वरूप में बदलाव। उस समय एक लंबा एनालिसिस इस विषय पे अपन ने किया था। खैर, तो इसका उत्तर क्या हो गया बोलो, 1 नंबर। प्रश्न संख्या 78 बोलो। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द है, बोलो। बर्दाश्त, सीधा ही दिख रहा है बर्दाश्त, अपने हिंदी का शब्द ही नहीं। शाक्त, शाक्त में तो क्या है, शक्ति। शक्ति में कौन सा प्रत्यय है, वैशाली के अंदर ई, और आच्छायन में आय, वाच्छायन में कौन सा प्रत्यय है, आयन। आगे देखो, भाववाचक कृत प्रत्यय से बना शब्द है, भाववाचक कृत प्रत्यय से बना शब्द, बोलो बोलो। है, अरे भाई इतना मत सोचा करो, कृत पूछा है तो मूल शब्द जहां क्रिया है, यहां साफ, यहां सच, यहां भला, यहां रंगना क्रिया होती है, रंगना क्रिया होती है। लो जी, उत्तर हो गया, ज्यादा सोचना ही नहीं, बड़ा सरल होता है पहुंचा। भाई इतना ही देखना, कृत और तद्धित, कृत और तद्धित। कृत किससे बनता है, क्रिया से, तद्धित बाकी सबसे। अब किससे बने भगवान जाने, अरे वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अभी वो रहने दो, इतना ही ध्यान रखो, कृत मानी क्रिया, बाकी सारे तद्धित, खेल खत्म, बस इतना ही। हाँ, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, शायद नोट लगा के लिखवाया हुआ होगा। बालक में क्या होता, बाल प्लस कै होता है कि नहीं होता, लिखवाया हुआ। आगे देखो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय पूछा है, बोलो भैया। पहली बात तो भाववाचक, कैसे पूछ उत्तर तक जाना, पहली बात तो क्या पूछा है, भाववाचक। मुझे बताओ, भूमिहार शब्द भाववाचक संज्ञा है क्या, है? हत्यारा शब्द भाववाचक है क्या, नहीं है। फिर आगे क्या पूछा, तद्धित हो, क्या हो, तद्धित हो। तद्धित मानी क्रिया न हो, तद्धित मानी क्रिया न हो। अब सुहाती शब्द तो सुहाना है, और ये किससे बना है, पूर्ण से। पूर्ण शब्द क्रिया है क्या, अरे पूर्ण शब्द क्रिया है क्या, नहीं है, तो तद्धित यही हुआ ना। उत्तर क्या हो गया, पूर्णिमा। क्या हो गया, पूर्णिमा। इस अप्रोच से आपको प्रत्यय वाले प्रश्न हल करने हैं। अगले सूची को सुमेलित करो भैया। तत्सम तद्भव पूछे, मिष्टी मीठा, तिथिवार त्योहार, धूली, बोलो धूली, धूली धूरी, धुआं नहीं धूरी, क्योंकि धुआं का तो धूम होता है, धुआं का तो धूम होता है। अरे धूली, धूल, अरे धूरी भरी अति शोभित श्याम जुबे से बनी सिर सुंदर चोटी, तो धूरी मानी भी धूल, ठीक है। और वटु बेटा, वटु बेटा, ठीक है। अब इसमें हल्का सा जो कंफ्यूजन पैदा किया गया ना, वो इसे धूली से ही पैदा किया गया। कई बच्चों ने इसमें धुआं कर दिया, फिर धुआं धुआं हो गया। 3 नंबर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम तद्भव युग्म सही है, बोलो। सही कौन से में, पहली बात तो यूस जत्था नहीं होता, यूथ होता है, क्या होता है, और रुक्ष रोना नहीं होता, रूखा होता है। अरे रुक्ष माने क्या होता है, रूखा। और विष्टा माने बिरख नहीं होता, बींट होता है, ठीक है। और पत्रिका का पाती होता है, उपाध्याय का ओजा होता है। तो इसमें ये 2 ही ठीक है। क्या कोई विकल्प है क्या, चौथा पांचा नहीं है, तो इनसे उत्तर प्रश्न बनाने में त्रुटि हुई है। और त्रुटि भी संभावित क्या हुई होगी, यहां यूथ लिखा होगा और छपने में यूथ छप गया। उन्होंने अपने मन में इसका उत्तर 1, 4, 5 सोचा होगा, लेकिन एक गलत छप गया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अभी तो मैं तो डिलीट करूंगा ना, ठीक है। इसमें केवल 2 ही सही है, क्योंकि यहाँ यूथ होता है, क्या होता है, यूथ होता है। यहाँ क्या होता है, रूखा होता है। और यहाँ क्या होता है, बीट होता है, बीट। आगे देखो, संदेशो देवकी सो कहियो जाए, है आवेंगे हम बलदाऊ भैया, याद आया कुछ,
हैं। इस पंक्ति में कौन सा भाव है भैया? दीनता का। कौन सा भाव है? दीनता का है। कि वो कहता है ना कि आपने मधुपुरी पहुंचाए हैं, आपने हमको मधुपुरी तो पहुंचा दिया और हमारी खबर तो नहीं ली। जाके नंद बाबा से कीना निपट निठुर जिय कीनो है, अपने उन्होंने हृदय को निष्ठुर कर लिया और हमें पराई संपत्ति समझ करके यहाँ छोड़ करके चले गए, मुंह मोड़ लिया। ठीक है, ये उलाहना दिया था ना मैंने, कहा कृष्ण तो कृष्ण है, सामने वाले दुखी है उनको और दुखी कर रहे हैं, याद है? दीनता का भाव है।